एक ऐसा आयरलैंड जो 70 साल रहता है पानी के अंदर और 70 साल रहता है पानी के बाहर। एक ऐसी जगह छोटे जीव हो जाते हैं बड़े और बड़े जीव हो जाते हैं छोटे, जहां आप मधुमक्खी की सवारी भी कर सकते हो और जहां आपको चींटियां किसी डायनासोर जितनी बड़ी देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कहानी की शुरुआत में हमें सोन नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो पुलिस से भाग रहा होता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। इसके बाद सोन के स्टेप फादर हैंक को बुलाया जाता है। पुलिस वाला हैंक का दोस्तों होता है। वो हैंक को बताता है कि तुम्हारा बेटा सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम के अंदर घुस गया था, पर मैं तुम्हारी वजह से सोन को गिरफ्तार नहीं कर रहा हूं। इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। यहाँ पर हैंक सोन को समझाने की कोशिश करता है, पर सोन हैंक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। पर अगली सुबह जब सोन के कमरे में हैंक जाता है, तो वो देखता है कि सोन के हाथ में एक पेपर है जिसमें कोड लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। सोन उसे समझने की कोशिश कर रहा होता है। हैंक उसे बताता है कि जब मैं नेवी में था तो मैं इस तरह के कोडेड मैसेजेस को बड़ी आसानी से हल कर लेता था। मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर तुम्हें मुझे बताना होगा कि कल तुम सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर के अंदर क्यों गए थे। शोन बताता है कि रेडियो पर मुझे एक मैसेज मिला था और सिग्नल वीक होने की वजह से उस मैसेज को मैं अच्छे से सुन नहीं पाया। इसीलिए मुझे सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर जाना पड़ा, जहां जाकर उस मैसेज को मैंने इस पेपर पर दोबारा लिख लिया है। हैंक सोन के साथ अपने रिश्ते अच्छे करना चाहता है, इसीलिए वो इस मैसेज को समझने में उसकी मदद करता है। वो सोन को एक लाइन का मतलब बताता है जिसमें लिखा होता है, डी आइलैंड हिज रियल। ये सुनकर सोन बहुत खुश हो जाता है और वो हैंक को एक किताब दिखाता है जिस किताब का नाम है डी मिस्टीरियस आइलैंड। इसके बाद हैंक जब आगे का मैसेज डिकोड करता है तो उसमें 3 और किताबों के नाम होते हैं और ये तीनों आयरलैंड के ऊपर होती है। और इन तीनों किताबों में एक नक्शा होता है। इन्हें पहले कुछ भी समझ नहीं आता, पर हैंक इन तीनों नक्शों को मिलाता है तो ये तीनों नक्शे को मिलाकर एक नक्शा होता है जिसमें एक आइलैंड के कोऑर्डिनेट यानी कि उसकी लोकेशन भी होती है। सोन अब उस आयरलैंड पर जाना चाहता है, लेकिन हैंक उससे कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। किसी दूसरे सिरफिरे इंसान ने तुम्हें वहां से मैसेज भेजा और अब तुम वहां पर जा रहे हो। सोन कहता है कि वो सिरफिरा इंसान मेरे दादाजी हैं, जो द मिस्टीरियस आइलैंड किताब के बहुत बड़े फैन थे। 2 साल पहले अचानक से वो गायब हो गए और मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें वो आयरलैंड मिल गया है। इसीलिए उन्होंने मुझे रेडियो पर मैसेज भेजा और अब मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। हालांकि हैंक को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन वो उससे अपने रिश्ते अच्छे करना चाहता है। इसीलिए हैंक भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये दोनों के दोनों प्लाव पहुंच जाते हैं, जहां पर इनकी बताई हुई लोकेशन पर कोई भी अपनी वोट लेकर जाना नहीं चाहता, क्योंकि वहां पर बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं। और तभी वहां पर कटाकू नाम का एक आदमी $3000 के बदले इन्हें इनकी जगह पर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसके साथ उसकी बेटी भी होती है, जिसका नाम गैलरी होता है। सोन उसे देखते ही अट्रैक्ट हो जाता है और ये चारों के चारों यहाँ से निकल पड़ते हैं। और जब ये समंदर के उस हिस्से पर पहुंचते हैं जहां पर इन्हें जाना था, तो वहां पर बहुत बड़े बड़े तूफान चल रहे होते हैं। सोन इन्हें बताता है कि अगर हमें इन आयरलैंड पर जाना है तो हमें तूफान के बीचों बीच जाना होगा। ऐसे ही किताब में लिखा है। और शान की बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। पर अब हेलीकॉप्टर से पायलट का कंट्रोल पूरी तरह से छूट जाता है और वो अपने आप ही तूफान के बीचों बीच चला जाता है और इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। जब इनकी आंखें खुलती हैं तो ये सब समंदर के किनारे पर होते हैं। तभी इन्हें चट्टानों के बीच में एक गुफा दिखती है और जब भी गुफा से दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो इन सब की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये सच में एक बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत ही खूबसूरत आयरलैंड होता है। यहाँ पर सब कुछ बहुत अजीब होता है। तितलियाँ, जो हमारी दुनिया में बहुत छोटी सी होती है, इस आयरलैंड पर बहुत बड़ी होती है। साथ ही हाथी, जो हमारी दुनिया में बहुत बड़े होते हैं, यहाँ छोटे होते हैं। सोन को दूर पहाड़ी पर एक जगह धुआं उड़ता हुआ दिखता है। वो कहता कि मेरे दादाजी वहीं पर होंगे और अब ये सब के सब उस तरफ चल देते हैं। तभी इन्हें बहुत अजीब से पत्थर दिखते हैं। हैंक इन्हें बताता है कि पत्थर नहीं है, बल्कि ये अंडे हैं। इतने में कटाकू, जिस अंडे पर खड़ा होता है,
वो टूट जाता है। और और तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी छिपकली इन सब पर हमला कर देती है। ये सब के सब आप यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और इससे पहले कि छिपकली इन सब को अपना निवाला बनाती, कोई उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। और अगले पल यहाँ पर सोन के दादा अलेक्जेंडर आते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने यहाँ पर रहना सीख लिया है। इसके बाद वो इन सबको अपनी जगह पर ले जाते हैं, जहाँ पर उनका अपना ट्री हाउस होता है, जिसके अंदर रहने खाने पीने की सारी सुविधाएं होती हैं। यहाँ पर वो रेडियो भी होता है, जिस रेडियो से उन्होंने शोन को मैसेज भेजा था। गैलरी बोलती है, क्यों ना हम इस रेडियो से मदद मगवा लें। सोन के दादाजी बताते हैं कि इस रेडियो से संपर्क करने के लिए सैटेलाइट का सही जगह पर आना बहुत जरूरी है, और ऐसा 2 हफ्तों बाद होगा। लेकिन कल मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां जाने के बाद तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अगली सुबह सब के सब सफर पर निकल पड़ते हैं, और कुछ ही देर बाद ये एक खूबसूरत शहर के सामने पहुंच जाते हैं, जो कि एक खोया हुआ शहर है जिसका नाम अटलांटिस है। हैंक कहता है कि ये तो कई 100 साल पहले पानी में डूब चुका था। सोन के दादाजी बताते हैं कि जब इस शहर के बारे में लिखा गया था, तब ये पानी में डूबा हुआ था। लेकिन 70 साल ये पानी के ऊपर रहता है, और 70 साल पानी के नीचे शोण बताता है कि ऐसा समंदर के नीचे ज्वालामुखी की वजह से होता है, जो जमीन को ऊपर और नीचे धकेलता है। हेंक अब यहाँ पानी को टेस्ट करता है और बताता है कि पानी खारा है। समंदर का पानी आयरलैंड के इतने अंदर तक नहीं आ सकता, यानी कि पानी जमीन के नीचे से आ रहा है। मुझे लगता है कि जल्द ही यह ब्रिज डूबने वाला है। हालांकि शोन के दादाजी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इस आइलैंड को डूबने में 14 साल और लगेंगे। लेकिन हैंक उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 2 से 3 दिन में ही ये पूरा आयरलैंड पानी के अंदर डूब जाएगा। अब लेखक जूस कि जिस किताब में इस आयरलैंड का जिक्र था, उसी किताब में एक बहुत बड़ी समरीन यानी कि पनडुब्बी का भी जिक्र था, जिसका नाम नोट इलियस है, जो कि कैप्टन निमो की थी। पर किताब में इस बात का जिक्र नहीं होता कि कैप्टन निमो की पनडुब्बी कहाँ पर है, जिससे तूफान आने पर ये समंदर के यानी कि पानी के नीचे से सतह पर पहुंच सकते हैं। सोन के दादाजी इन्हें कैप्टन निमो की समाधि पर ले जाते हैं और बताते हैं कि ये उनके साथियों ने बनाई थी। यहाँ पर कैप्टन निमो की लिखी हुई एक डायरी मिलती है, जिसे गैलनी अंदर से ले आती है। इन सबको पता चलता है कि निमो हिंदुस्तान से था। उसकी डायरी में यह भी लिखा होता है कि उसका जो समर यानी कि पनडुब्बी है, वो इस आयरलैंड की दूसरी तरफ है, जो कि एक ज्वालामुखी की चोटी पर है। और ये सब के सब इस तरफ शॉर्टकट रास्ते से निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में इन्हें बहुत अजीब अजीब से पेड़ दिखते हैं। साथ ही यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चींटियां होती हैं। इनका रास्ता बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन इन्हें जल्द से जल्द उस पनडुब्बी तक पहुंचना होगा। रास्ते में इन्हें एक ज्वालामुखी दिखता है, जो अपने अंदर से सोना उगल रहा होता है। सोन उस तरफ जाना चाहता है, लेकिन हेंक कहता है कि मैं तुम्हें उस तरफ नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। गैलनी शान को समझाती है कि हमें जल्द से जल्द इस आयरलैंड से निकलना होगा। अभी सब आगे बढ़ते हैं और तभी इनका रास्ता खत्म हो जाता है। इन्हें पहाड़ की दूसरी चोटी पर जाना है। सोन के दादाजी एक बहुत बड़ी मधुमक्खी के ऊपर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम इस मधुमक्खी पर बैठकर पहाड़ की उस चोटी तक जा सकते हैं। हालांकि हैंक ऐसा नहीं करना चाहता और इनके पास कोई भी रास्ता नहीं होता। इसीलिए सब के सब मधुमक्खियों के ऊपर बैठकर पहाड़ी की दूसरी चोटी की तरफ जाना शुरू करते हैं। पर तभी रास्ते में इनके ऊपर बहुत बड़ी चिड़िया हमला कर देती है। हैंक बड़ी चालाकी से 2 चिड़ियों को आपस में टकरा देता है। वही सोन को दिखाया जाता है, जिसके पीछे गैलनी बैठी होती है। ये जब चिड़िया से बच रहे होते हैं, तभी गैलनी ऊपर से नीचे गिर जाती है, पर सोन नीचे आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद सोन गैलनी को नीचे उतरता है और आखिरी बची चिड़िया को आपने पीछे ले जाता है। वो बड़ी चालाकी से उस चिड़िया को मकड़ी के जाल में फंसा देता है, लेकिन अगले ही पल पेड़ के टहनी से टकराकर गिर जाता है, जिस वजह से उसके टांग में फ्रैक्चर हो जाता है। हैंक सोन की मदद करता है। वो उसे उठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाता है। वो उसके लिए एक गाना भी गाता है, ताकि उसका पेन से माइंड डाइवर्ट हो सके। हैंक और सोन के बीच में रिश्ते अब पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ गैलनी के पिता को पता चल जाता है कि उसकी बेटी सोन को और सोन उसको पसंद करता है, लेकिन गैलनी कहती है
कि सोन यूएस वापस चला जाएगा। वो एक बड़े कॉलेज में पढ़ेगा, जबकि हमारी दुनिया बहुत छोटी है। रात को जब ये सब सो जाते हैं, तो गैलनी के पिता यहाँ से निकल जाते हैं। दरअसल वो सोने के ज्वालामुखी के पास जा रहे हैं, ताकि वहां से सुना लाकर वो अपनी बेटी को एक अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकें। सुबह जब सब उठते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर गैलनी के पिता नहीं है। साथ ही यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी भर गया होता है। इन्हें समझ में आ जाता है कि कुछ ही घंटों के बाद ये पूरा का पूरा आयरलैंड समंदर में समाने वाला है, यानी कि इन सबको जल्द से जल्द पनडुब्बी तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन गैलनी अपने पिता को लेने के लिए जाना चाहती है। सोन कहता है कि मैं भी उसके साथ जाऊंगा, और उसके टांग में फ्रैक्चर है, इसीलिए पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकता। सोन की दादाजी गैलनी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और इन्हें कहते हैं कि तुम हमें पनडुब्बी लेकर वहीं पहाड़ के किनारे पर मिलना। अब ये दो टीमें अलग अलग अपने सफर पर निकल पड़ती हैं, और कुछ ही घंटों के बाद गैलनी अपने पिता तक पहुंच जाती है, जो सोने का एक बहुत बड़ा पत्थर उठाने की कोशिश करते हैं। गैलनी अपने पिता को समझाती है। वो कहती कि मुझे इस दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। उसके पिता भी समझ जाते हैं, और अब ये तीनों की तीनों पहाड़ की चोटी की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां पर हैं सोन और हैंक। इन्हें पनडुब्बी से लेने आने वाले हैं। वही हैंक और सोन को दिखाया जाता है, जो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर पनडुब्बी को होना चाहिए था। लेकिन वहां पर पनडुब्बी नहीं होती, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ने की वजह से वो पानी के अंदर समा चुकी होती है। ये दोनों के दोनों समंदर के अंदर जाते हैं, और तभी एक बहुत बड़ी ईल मछली, जिसके जबड़ों में 1000 वोल्ट का करंट होता, वो इन पर हमला कर देती है। ये किसी तरह उससे बच जाते हैं, और इससे पहले कि वो दोबारा इन पर हमला करती, ये दोनों की दोनों सबमरीन यानी कि पनडुब्बी के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले पनडुब्बी का सारा पानी बाहर निकालते हैं। इसके बाद ये इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन पनडुब्बी का इंजन स्टार्ट नहीं होता है। हैंक नीचे से इंजन चेक करके आता है और शान को बताता है कि इंजन को एक बहुत तेज इलेक्ट्रिसिटी के झटके की जरूरत है। इनके पास इलेक्ट्रिसिटी के झटके के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका वही ईल मछली है, जो बाहर इनके शिकार के लिए घूम रही है, जिसके जबड़ों में 1000 वोल्ट का करंट है। ये इंजन की वायर को लोहे के एक बहुत बड़ी रोड के साथ जोड़ देते हैं। इसके बाद हैंक बाहर जाता है, जहां पर खतरनाक मछली है, और जब वो मछली उसका शिकार करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, तो वो उस लोहे की रोड को उसके मुंह के अंदर डाल देता है, जिससे इंजन को एक बहुत बड़ा झटका मिलता है, और इनकी पनडुब्बी स्टार्ट हो जाती है। हैंक भी वापस पनडुब्बी के अंदर आ जाता है। वहीं गेलीन के पिता और शॉन के दादाजी को दिखाया जाता है, जो ज्वालामुखी के फटने से, साथ ही चारों तरफ पानी भरने से एक चट्टान के ऊपर फंस जाते हैं। उनके चारों तरफ पानी ही पानी होता है, जिसकी ऊंची लहरों में इनकी चट्टान भी ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती है। और इससे पहले कि दोबारा समंदर में जाती, यह तीनों की तीनों समुद्र में कूद जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। और जब इन्हें लगता है कि इनकी जिंदगी का अंत आ चुका है, तभी सामने से वो पनडुब्बी, जिसके अंदर हैंक और सोन है, वो आ रही होती है, और वो इन तीनों को पनडुब्बी के अंदर ले लेते हैं। पर अभी भी उनकी परेशानियां खत्म नहीं होती, क्योंकि उनके सामने पानी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, और एक चट्टान का बहुत बड़ा टुकड़ा इन्हीं की पनडुब्बी की तरफ आ रहा होता है। हैंक गेलीन के पिता को कहता है कि तुम पनडुब्बी चलाओ। वो सोन को कहता है कि जब मैं कहूं तो तुम्हारे सामने जो बटन है उसे दबा देना। इसके बाद पनडुब्बी में एक मिसाइल डालता है और सोन को बटन दबाने के लिए कहता है, और जो बहुत बड़ा पत्थर इनकी पनडुब्बी की तरफ आ रहा होता है, वो मिसाइल पत्थर से टकराती है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इनकी पनडुब्बी वहां से बचकर निकल जाती है। ये सब के सब अब बहुत खुश है। सोन भी हैंक को पसंद करने लगता है। इस जगह से निकलने के 6 महीने बाद दिखाया जाता है कि गैलनी के पिता, जिनके पास उनका हेलीकॉप्टर नहीं है, लेकिन उनके पास एक बहुत पुरानी और शानदार पनडुब्बी है, इसीलिए अब वो बहुत फेमस टूरिस्ट गाइड है। आज सोन का बर्थडे भी होता है, जहां पर वो अपनी मॉम हैंक और गेलिन के साथ होता है। तभी वहां पर उसके दादाजी आते हैं और उसका बर्थडे प्रेजेंट उसे देते हैं, जो एक किताब होती है, और ये किताब भी जुलस की होती है, जिसका नाम होता है फ्रॉम और टूड मून, और कहते हैं कि हमारे परिवार का अगला एडवेंचर ये होगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।